विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का हसी हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दाधीच के साथ। हेमंत भाटी को 2 बार टिकट दे दिया, 2 बार हार गए वो भी। कमल वाकोलिया 2010 में थे मेयर, उसके बाद उन्होंने क्षेत्र में आके देखा क्या? जब आप अपनी दावेदारी मजबूत मानती, बिल्कुल मेरी दावेदारी बिल्कुल मजबूत मानती हूँ अपनी। तो भाई हमारी सरकार थी तो हम अपनी सरकार से करवा रहे हैं काम। विधायक ने तो हमको कुछ भी काम नहीं कर रहे। इतनी जबरदस्त हालत थी कि हमारी विधायक देखने तक नहीं आई। देखिए जनता बिल्कुल उब गई है कि हमेशा हम जिनको चुनते हैं वो हमारी उस पर खरे ही नहीं उतर रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं अजमेर की राजनीति की तेज तर्रार ओजस्वी वाणी की धनी और महिलाओं की आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद करने वाली, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली की। द्रौपदी जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सरेरा की टीम का और सरेरा के दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने एनकाउंटर प्रोग्राम में मुझे बुलाया। इस बार आप दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रबल दावेदार हैं। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपकी क्या थीम रहेगी दक्षिण में अभी के हालातों को देखते हुए? दक्षिण विधानसभा में पार्टी मेरे पर विश्वास करती है और मुझे टिकट देती है तो मेरा अपना एक विज़न है, अपना एक सिद्धांत को लेकर चल रही हूँ पार्टी के उस पर कि भाई जिस तरह से आज दक्षिण विधानसभा की मैंने जब से बचपन से ही देखा है कि जो दुर्दशा पहले थी आज भी वही दुर्दशा है। हमारे 20 साल से विधायक अनीता बघेल जी हैं, उसके बाद भी एक ही विधायक 20 साल से होने के बाद भी दक्षिण विधानसभा का ऐसा कोई मुझे स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं दिखा। पहले भी पानी भरता था, आज भी पानी भरता है। पहले भी नाले थे यहाँ दक्षिण विधानसभा में, आज भी नाले हैं हमारे। मतलब नाले हैं कोई बात नहीं, लेकिन उन नालों का भी ढंग से विकास नहीं हुआ। पहले वो नाले अगर डीप थे उनको छोटा कर दिया जिससे और ज़्यादा पानी भर रहा। तो इस तरह से कोई सोच समझ के कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। लेकिन मैं ये सोचती हूँ क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे अगर हमने कोई अच्छा परिप्रेक्ष्य नहीं दिया, हमने अच्छी सोच नहीं रखी, तो आने वाले समय में क्या बच्चों को दे पाएंगे। तो मेरा विज़न यही है कि आने वाले समय में बच्चों को एक ऐसी लाइब्रेरी भी मिले, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, वहाँ गरीब जनता रहती है, SC ST के लोग रहते हैं ज़्यादातर। तो उनके पास पैसा नहीं होता, माँ बाप के पास, वो अपने बच्चों को कोचिंग के लिए दूर दूर भेजते हैं। तो अगर वो उसके लिए हम अगर कोई वहाँ पर क्षेत्र में ही विधानसभा में 1-2 जगह इस तरह के जो लाइब्रेरी सेंटर होते हैं, वो आज जगह जगह आपने देखा होगा लाइब्रेरियाँ बन रही है प्राइवेट। हम अगर गवर्नमेंट से बात करें तो गवर्नमेंट से कुछ ऐसी लाइब्रेरियाँ बनाएं जिसमें बच्चा बैठ के वहाँ तैयारी करे, क्योंकि सरकार बहुत पैसा दे रही है आजकल। तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि वहाँ पर बच्चों मतलब कोई सामुदायिक भवन कोई ऐसा हो जिसमें गरीब जनता वहाँ पर अपने जाकर शादी ब्याह कर ले। तो ऐसा कहीं जगह देख के वो भी बनाया जा सकता है। तीसरा, हमारा खेल ग्राउंड जो है अजमेर में दक्षिण विधानसभा में एक चंद्रवरदाई नगर में है, और चंद्रवरदाई नगर और एक जो धोलावटा क्षेत्र, ऐसा लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है, क्योंकि बीच में रेलवे लाइन है, बीच में ट्रैक है, और वहाँ की जनता जल्दी से यहाँ चंद्रवरदाई खेलने नहीं आ सकती है। या फिर पटेल मैदान था पहले, उसको भी अभी इन्होंने छोटा कर कुरा के इस तरह का कर दिया, जो पटेल मैदान भी ग्राउंड का शेप ही बिगाड़ दिया। तो वहाँ की जो आम जनता है वो यहाँ तक नहीं आ पाती है, वहाँ के बच्चे। तो हम ये चाहेंगे कि मैंने अभी एक प्रस्ताव भी रखा, बना भी रही हूँ, उसके ऊपर काम भी चल रहा है। अब हो सकता है वो अब चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई। तो हम एक धोलावटा साइड में एक खेल ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वहाँ की जनता, वहाँ के बच्चे वहीं पर भी अपना खेल का विकास कर सके। इस तरह का हमारा विजन। शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ तो कॉलेजें भी, साउथ में जो सबसे पहले कॉलेज खुली, गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे, पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पे, आपके इधर भी कई कॉलेजें हैं वहाँ पे। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि वहाँ पे एजुकेशन की प्रॉपर
वो नहीं करी गई? नहीं, एजुकेशन उसमें वहाँ का प्रॉपर कहाँ है? आप देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र है। अभी सरकार ने घोषणा करी थी कि 400 से 500 बच्चे जहाँ भी जिस स्कूल में होंगे उसको कॉलेज बनाया जा सकता है। अगर हमारी विधायक महोदय थोड़ी सी कोशिश करती तो जो राजाकोटी स्कूल है, इतना बड़ा कैंपस भी है, स्कूल भी है, स्टूडेंट्स भी है उसमें, ऐसा नहीं है, बच्चों की संख्या भी है, हम चाहते तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज बना सकते थे, जिससे कि एक लड़कियां सावित्री कॉलेज यहाँ आती है, गर्ल्स कॉलेज कम से कम नहीं तो वहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी के लिए लड़कियां यहाँ आती है। अगर एक कॉलेज वहीं बन जाता बीच में उनके, तो वो भी शिक्षा से वंचित नहीं रह पाती। कई बार ऐसा होता है माँ बाप अपने बच्चों को इतनी दूर नहीं भेज पाते, आज का समय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई सामाजिक मर्यादा कई चीज़ें आती हैं। अगर पास में कॉलेज होता तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होती तो है। आप दक्षिण को इतना पिछड़ा मानते हैं क्या कि आप इतना डिस्टेंस बता रहे हो, ये सब चीजें भाई? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर की तुलना में दक्षिण को क्या आप इतना पिछड़ा मानते हो क्या? बिल्कुल, दक्षिण में विधानसभा में आप ये देखोगे सबसे ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ कच्ची बस्तियों का भी इस तरह का ही विकास है, छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ, बड़े कोई इतनी बड़ी सड़कें नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह का विकास होना चाहिए। जो कच्ची बस्तियाँ, तो कच्ची बस्तियाँ भी अच्छी डेवलप होती है, उनको डेवलप की जा सकती है, उनको अच्छे वहाँ पर व्यवस्था दे सकते हैं हम लोगों को, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये तो सरकार आपकी थी अभी, तो आपने प्रयास क्यों नहीं किए? नहीं, बिल्कुल हमने प्रयास किया। हमने जितने भी सामुदायिक भवन, अभी मैं खुद अपने वार्ड में भी एक सामुदायिक भवन, जबकि जगह नहीं है, एक छोटा सा नीचे सामुदायिक भवन बना हुआ था, उसके ऊपर एक बड़ा सामुदायिक भवन बनवा रही हूँ मैं अपने। और इसी तरह से हमने जितने अभी देखा, लोहार बस्ती है, उसमें भी लक्ष्मी बुंदेल जी का जो वार्ड है उसमें नहीं बना रहे थे हमारे कमिश्नर सर कि पार्षदों को रोड और नाली का ही फंड मिलता है। मैंने कहा ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा कि पार्षद केवल रोड और नाली का ही काम करवा सकता है, चाहे तो कम्युनिटी में कोई भी काम करवा सकता है, उसका अधिकार है उसके बजट के अंदर। हमने उसका भी सामुदायिक भवन बनवाया, अभी कुछ अभी कंप्लीट ही हुआ वो भी। तो इस तरह से जहाँ जहाँ इस तरह मुझे लगा और पार्षदों के साथ मिलकर, तो मैंने वो काम किया। आप देखो वहाँ के हालात देखे आपने अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हालात इतने जबरदस्त। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सरकार आपकी, आप खुद भी नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने पुरजोर तरीके से आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल कोई काम होते वहाँ पे, सड़कें बनती, नालियां बनती, बनिए ना। अभी आपने देखा होगा मिसिंग लिंक के तहत सरकार ने, क्योंकि हमारे विधायकों ने जितने भी वार्ड, जैसे कांग्रेस के वार्ड थे या ऐसे वार्ड थे, वहाँ पे फंड बिल्कुल नहीं दिया, मान लीजिए। तो अभी हमारे इसी बात को लेकर उन्होंने, हमारे सीएम साहब ने मिसिंग लिंक के नाम से सड़कें दी, मिसिंग लिंक के नाम से फंड दिया, और पूरे दक्षिण विधानसभा में इतना करोड़ों का फंड मिला, और उसके तहत अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि टेंडर हो चुके थे, कुछ काम चालू हो चुके थे और कुछ काम बाकी थे। तो वो काम पहले हो चुके हैं और अभी भी काम जारी है। अभी मेयो लिंक रोड की सड़क बनी, धोलावट्टा की उसकी सड़क बनी, उसके बाद अभी गुलाबबाड़ी वाली सड़क वो भी बनने जा रही है, अभी कल परसों उसका काम चालू करा है। तो ऐसे जॉन्सगंज की देख लीजिए, वो भी सड़क अभी जस्ट बनी है, मिसिंग लिंक के तहत बनी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारे अशोक गहलोत जी ने इतना फंड अलग से दिया, उसके बाद ये सड़कें बन रही है, तो हमारे विधायक मोदी जी के पास भी फंड था, 5 करोड़ का फंड था, उन्होंने कहाँ लगाया, कैसे लगाया, ये जनता पूछना चाहेगी उनसे कि कहाँ लगाया आपने फंड। आज 4.5 साल के बाद आप उन फंडों को इशू करवाते हो, तो कई चीज़ें टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती है और कई बार फंड रुक जाता है। अगर यही काम हम 4.5 की जगह हम 1 साल पहले करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा मिल सकता था। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई जैसे आज के हालात ये हैं वहाँ पे कि सड़कें नहीं हैं, गड्ढे हो रखे हैं, एलिवेटेड रोड से भी जनता त्रस्त है, ये भी सही नहीं है। वहाँ पुलिया जो आपकी गुलाबबाड़ी की फाटक की पुलिया है वो भी बंद पड़ी है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें तो आपकी सरकार है, अभी आपकी सरकार थी ना पूरे बिल्कुल पूरे 5 साल सरकार ने काम किया ना। बिल्कुल, उसका कोई डिजाइन का वो था। अगर ये चाहते हैं तो हम एमएलए साहब और ये मिलकर उसके डिज़ाइन को कंप्लीट करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने भी रेलवे से इनसे बात नहीं की। लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता लगा भाई ये इनकम्प्लीट है और ये काम इस तरह से अधूरा है लोगों को कि भाई किस तरह से इसको काम कंप्लीट हो सकता है, तो हमने रेलवे के अधिकारियों से भी बैठ के बात की और इस तरह से काम को जारी करवाने के लिए कोशिश की है। पानी को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी पानी एक 2-2 ढाई दिन में 3-3 दिन में पानी आ रहा है लोगों को। देखिए, पानी को लेकर मैं ये कहूँगी कि जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ अजमेर में आए
और पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने पानी को लेकर ERCP को घोषणा की अजमेर के लिए, कि अजमेर नहीं पूरे राजस्थान के लिए ERCP की, उसमें ये 13 जिले आ रहे थे। अगर वो उस समय घोषणा करके राष्ट्रीय उसको घोषित कर देते तो हमारी ये जो पानी की जो आज समस्या हो रही है वो हमारे को पानी की समस्या खत्म हो जाती। आज इसके लिए CM साहब ने अपना बजट दिया, उसमें काम चालू हुआ है, तो अब वो जब वो पूरी हो जाएगी तो ये पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जैसे आप नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के बिल्कुल, पद पे हो, बिल्कुल। आपने कभी वहाँ के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को इनको लेकर आवाज बुलंद किया आपने कभी? बिल्कुल की हमने हमेशा, जब अगर नगर निगम कोई भी काम गलत करती है हमने अपनी आवाज़ उठाई। बीच में इन्होंने अपने जितने भी कम्युनिटी हॉल हैं कच्ची बस्तियों के, नगर निगम ने उनको टेंडर देने की वो की, हमने उसकी आवाज़ उठाई। हमने कहा भाई टेंडर सामुदायिक भवन में केवल बस्तियों में इसलिए बनाए जाते हैं कि छोटा मोटा अपना आदमी काम कर ले, और उसके लिए भी हमने आवाज़ हुई, उसके लिए भी हमने किया, बीच में प्रदर्शन किया मैंने खुद सारे पार्षदों को लेकर, सारे पार्षद गए हमारे। इसका परिणाम मिला आपको कुछ? बिल्कुल, कुछ जो घनन जो बस्तियां थी उनके जो छोटे सामुदायिक भवन है उनको उनसे बाहर करा। लाइट की व्यवस्था वगैरह पानी की सारी सुचारू है आपके हिसाब से? नहीं, नगर निगम के हिसाब से अभी जो मैं सोचती हूँ कि नगर निगम के हिसाब से थोड़ी व्यवस्थाएं और होनी चाहिए। जो लाइट की व्यवस्था है, जैसे कहीं कहीं लाइट की व्यवस्था की प्रॉब्लम आती है, तो लाइट के लिए अभी हमारे मेयर को भी कहा मैंने कहा, ज्ञापन दिया एक कि भाई चूँकि दिवाली भी आ रही है तो उन्होंने कहा अब हम दिवाली के आसपास खरीदेंगे। आप देखते हैं आचार संहिता उन्होंने खरीदी नहीं, टेंडर तो लगा दिया। वहाँ पे सीवरेज जो लाइन डली है वो प्रॉपर तरीके से चालू है क्या आपके दक्षिण में? दक्षिण में कहीं ना बीच में जैसे मिसिंग लिंक हो रही थी, कहीं कहीं मिसिंग थी लाइनें, लेकिन हमने जब, क्योंकि मैंने सबसे पहले सीवर का काम कोई भी नहीं चालू करवा रहा था, इसीलिए नहीं चालू करवा रहा था कि प्रॉब्लम्स होगी तो कहाँ कैसे होगा। लेकिन जब मैं 2015 में पार्षद थी, हम लोगों ने स्टार्ट किया भाई अब जब अपन किसी चीज़ का यूज़ करेंगे तो ही पता लगेगी कमी क्या है, जबकि सरकार इनकी थी उस समय भी, और उसके बाद हमने उसको चालू करवाया। उसके बाद बीच बीच में जब समस्या आई, अभी जितनी भी मिसिंग लिंक है, जितने भी उनके अंदर बीच बीच में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो काम चल रहा है। तो मौजूदा विधायक के 20 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हो? मतलब बिल्कुल नहीं है। वजह क्या है फिर ऐसी? आप कह रहे हो कि भाई हमने सब ये अपने आवाज उठाई, ये सब सड़कें वगैरह बन रही तो भाई हमारी सरकार थी तो हम अपनी सरकार से करवा रहे हैं काम, विधायक ने तो हमको कुछ भी काम नहीं कर रहे, हमारे लिए तो कुछ भी काम नहीं करा। अब उन्होंने किन के लिए काम करा, उनके कार्यकर्ताओं के लिए काम कहाँ करा ये वो जाने। भाई बजट तो उनको मिला है ना, तो बिल्कुल मिला, ले जा नहीं सकते? नहीं बजट तो नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। अब वो लैप्स हुआ नहीं हुआ वो तो वो जाने कहाँ काम किया है, वो तो वो बताएंगे कि कहाँ काम किया। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था उस समय शिला पट्टिका का, ये वो लगा रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है? देखिए मैं तो हमेशा सिद्धांत पर चलने वाली हूँ, और वो शिला पट्टिका भी मेरा ये था कि जब हमारी सड़कें मिसिंग लिंक के नाम से CM साहब ने घोषणा करी, CM साहब ने बजट दिया, आप विधायक को उससे बनवा नहीं रहे थे, तो मैंने उनको यही मेरा विरोध था कि चूंकि ये सड़कें CM साहब के बजट की है, आप अपने नाम के साथ इसमें CM साहब का नाम भी इंक्लूड कर दीजिए। आप विधायक हो, माननीय विधायक हो, आपका नाम आना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इसमें जब CM साहब ने बजट दिया तो आप इसमें CM साहब का नाम क्यों नहीं लिखवा रहे हो? तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि आपके CM साहब का क्यों लिखवाए। उन्होंने एक छोटे से जनता, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सड़क हो, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दिया हो, उन्होंने अपने मंडल अध्यक्ष का नाम लिखवा रखा, कोई किसका नाम लिखवा दिया उसमें। तो मैंने कहा भाई इन लोगों का नाम लिखवाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप विधायक हो, आपका नाम आना चाहिए, लिखवाओ आप अपना नाम, लेकिन CM साहब का नाम आना चाहिए। आपकी दावेदारी को कितना मजबूत मानती हैं आप? मैं बिल्कुल मजबूत मानती हूँ अपनी दावेदारी को, क्योंकि हमेशा पार्टी की रीति नीति और हमेशा पार्टी के साथ चली हूँ और हमेशा मैंने काम किया। आपका राजनीतिक करियर क्या है अभी तक? शुरू से आपने राजनीति कांग्रेस के लिए क्या क्या किया शुरू से लेकर अब तक? मैं 1990 में पहली बार पार्षद बनी थी, उससे के बाद मैं कंटिन्यू अपनी पार्टी में सक्रिय हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में पूरे राजस्थान में यात्रा करी, उसके बाद मैं सेवा दल से हूँ। सेवा दल में जितनी भी हमारे सरकार की रीतियाँ हैं, नीतियाँ हैं, उनको सेवा दल का काम है घर घर पहुँचाना। अभी महंगाई रात कैंप जितने भी चले, मेरी पूरी सेवा दल की टीम, आपके न्यूज़ चैनल ने भी देखा, पूरी सेवा दल की टीम ने हर उस पर जाकर और लोगों की मदद की, लोगों को महंगाई राहत कैंप से जुड़वाने का काम करवाया, रजिस्ट्रेशन का काम करवाया,
कोई परेशानी आ रही थी तो वो उनको दूर करने का काम किया। इस तरह से पूरी टीम ने मिलकर और मैंने मिलकर पूरे अजमेर शहर में ये काम किया। और हमेशा जब भी कोई धरना प्रदर्शन कोई भी चीज़ होती है, हम पूरी टीम पूरे ज़ोर शोर से काम करते हैं उसमें। अभी मैंने देखा है कि 20 से 25 दावेदारों ने फॉर्म भरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन जैसे कई दिग्गज नेताओं के भी नाम है, तो उनके सामने आप अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करती है? देखिए, ये लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, कल तो हमारे कांग्रेस में तो सबसे लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की तरह हर आदमी को अधिकार है कि अपनी बात कहने का, अपना विज़न रखने का। उन्होंने सब ने फार्म भरे, जो 23-24 जिन भी लोगों ने फार्म भरा, वो यही कि भाई मैं भी MLA के दावेदार हूँ। लेकिन ये तो पार्टी देखेगी कि किसने काम किया नहीं किया, फील्ड में कौन। अभी क्योंकि कई तरह के हमारे सर्वे भी चल रहे हैं, वो सर्वे में भी नाम किसका जा रहा है नहीं जा रहा है। तो जो जनता से जुड़ा हुआ है, लगातार जो जनता से जुड़ा हुआ है, वो पार्टी इस बात को भी ध्यान रखेगी। और मैं इस बात के लिए दावे से ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से जनता से जुड़ी हुई हूँ, आज भी जनता के बीच की हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मैं जनता के हमेशा सक्रिय रही हूँ। आप मुख्यमंत्री गहलोत गुट से हैं, ऐसे में अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो पायलट गुट को आप कैसे साथ देंगे? देखिए, मैं आपको बताया ना, मैं सेवा दल से आती हूँ। सेवा दल एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी कहलाती है। और हमारे जब सेवा दल जब कहीं पर भी काम करता है तो पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों पे काम करता है। और उसी के तहत जो हमारे पार्टी में, चाहे वो सचिन पायलट से जुड़े हुए, चाहे वो गहलोत साहब से जुड़े हुए, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं साथ में लेकर काम करूंगी और उन सबके पास जाऊंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि आप पार्टी के साथ चलिए, और वो मेरे साथ आएंगे, मुझे विश्वास है। अभी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विपर्जोय तूफान आया था, आपने देखे थे पानी के क्या हालात हुए थे, तो इसको लेकर आपको कभी लगा नहीं कि भाई अपन ये सब चीजें क्या है? बिल्कुल। अभी विपर्जोय आया तो इतनी ज़बरदस्त हालत थी कि हमारी विधायिका देखने तक नहीं आई लोगों के घरों में। आप देखो, 8-8 दिन तक लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था और लोग परेशान था, ना खाना खा पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। कई लोगों के घर में एक ही कमरा मान लो और 4-4 फीट पानी भरा हुआ। उसके बाद हमारी विधायिका को ये नहीं आया कि मैं लोगों के घर में जाके देखूं, लोगों के वहाँ जाके देखूं। लेकिन हम लोग फील्ड में घूमे, हम लोगों ने जहाँ जहाँ लोगों के घरों में जहाँ पानी भरा हुआ था उनके लिए मदद की, खाने की व्यवस्था की, हमने सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करी। लेकिन हमारी विधायिका को कोई असर नहीं पड़ा। उनको तो ऐसा लगता है कि जनता हर बार मुझे चुन के भेज देती है, इस बार भी चुन के भेजेगी, 20 साल से मुझे चुन के भेज रही है। तो उनको तो ये घमंड उनके सिर पर बोल रहा है, इसलिए वो जनता की परवाह ही नहीं करती है। जो जनता जाती है उसको ही कह देती है कि आप लोग क्या मुझे वोट देते हो, क्या आप लोग मुझे क्या इस तरह से करते हो। तो इस तरह का माहौल उन्होंने बना रखा है, तो जनता के कोई काम नहीं कर पा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा और मैं विधायक बनती हूँ या मुझे टिकट मिलता है और मैं विधायक बनती हूँ, तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें लगती है अपने को, लेकिन कभी कभी सोचो कि वो जीवन का कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं लोग, तो वो संघर्ष ना हो। ऐसी हम प्लानिंग करेंगे कि वो नाले ऐसे बनाए जाए जिससे लोगों के घरों में पानी नहीं भरे, क्योंकि नाले हैं लेकिन नालों को भी अगर सही तरीके से बनाएंगे हम तो वो पानी घर में नहीं जाए, ऐसा हम प्रबंध करने की कोशिश करूंगी। और जहाँ पर जो कच्ची बस्तियाँ हैं उन कच्ची बस्तियों में भी सरकार से मदद करके उन लोगों के लिए भी कोई ऐसी योजना लाएंगे जिससे कि वो अपने अच्छे मकान बना सके, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके, बच्चे पढ़ाई की ओर जा सके। ऐसे इस तरह से कई कार्य हम कर सकते हैं जिससे कि जनता इस बात को समझे कि भाई हमारा भी कोई विधायक है, उन्हें लगे कि हमारा अपना कोई विधायक है। नहीं, जनता परिवर्तन की मांग कर रही है, तो अब ये परिवर्तन किस तरह से देखती हैं आप इस परिवर्तन को? जनता तो परिवर्तन की मांग कर रही है। बिल्कुल, पार्टी में आपके भी बहुत सारे उम्मीदवार आए हैं, उधर भी उम्मीदवार आए हैं। बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। देखिए, जनता बिल्कुल ऊब गई है कि हमेशा हम जिनको चुनते हैं वो हमारी उस पर खरे ही नहीं उतर रहे। हमने क्या सोच के चुना था इनको कि आज हमारा विकास करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन उनको अब ये लग रहा है कि हमारे लिए कुछ भी साबित नहीं हो रहे। तो इसलिए हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे बीच का हो, जो हमारी मदद कर सके, हमारे हर समय हमारे साथ खड़ा रह सके। आप कोली समाज से आती हैं तो आपको पता है वहाँ पे सिंधी समुदाय भी है, माली समुदाय भी है, इन सब समाजों को आप कैसे आंकती है फिर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इनमें दावेदारी कैसे वो करूँ? देखिए, मैं कोली समाज से आती हूँ, मैं कोली समाज में काम भी करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है
कि कोई एक ही समुदाय किसी चीज़ को जीत के लेके आ जाएगा। हम माली समाज के टच में भी हैं, माली समाज से भी काम करते हैं और सिंधी समाज है। मैं सिंधी समाज के बीच में ही रहती हूँ। जो मेरा घर है सिंधी कॉलोनी पूरी मेरे घर के पीछे ही है, उनसे आज तक हमारे घर जैसे संबंध है शुरू से, तो वो भी मेरे साथ है। तो जितने भी दक्षिण विधानसभा में रह रहे लोग, हर समुदाय के लोगों से मेरा संपर्क है और वो समुदाय के लोग मेरे साथ हैं। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप कहीं और कुछ दिमाग में है आपके इस तरह का कि भाई पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो मुझे क्या करना है फिर अब आगे? वो पार्टी टिकट नहीं देती है, जबकि जब सोचेंगे कि क्या करना है, जब हम फील्ड में इतना काम कर रहे हैं तब देखेंगे। भाई दावेदार तो बहुत सारे मजबूत आए, जैसे राजकुमार जयपाल जी ने भी दावेदारी जताई है, बाकोलिया जी ने भी दावेदारी जताई है, हेमंत भाटी जी ने भी दावेदारी जताई है। तो इन सबके सामने, सीनियर लीडर्स के सामने आप इनको किस तरह से आंकती हैं? देखिए, सीनियर लीडर्स ने जो दावेदारी जताई ना, कमल वाकोलिया 2010 में थे मेयर, उसके बाद उन्होंने क्षेत्र में आके देखा क्या कि जनता को क्या परेशानी आ रही है। हमारी सरकार रही, उसके बाद उन्होंने हमारी सरकार में लोगों से जाके नहीं देखा कि लोगों को क्या मदद की जरूरत है। दूसरा, वो न दक्षिण विधानसभा से उनका कोई लेना देना, उनका घर ही उत्तर विधानसभा में, वो आज तक लोगों के टच में नहीं है। तो वो अपने आप को बड़ा लीडर मानते होंगे, लेकिन जनता नहीं मानती है ऐसा। आप राजकुमार जयपाल जी को देख लीजिए। राजकुमार जयपाल जी भी 5 साल पहले कहाँ थे? उन्होंने भी कोई जनता के बीच में ऐसा कोई काम नहीं किया। हेमंत भाटी को 2 बार टिकट दे दिया, 2 बार हार गए वो भी। तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा कैंडिडेट मतलब आप अपनी दावेदारी मजबूत मानती हैं? बिल्कुल, मेरी दावेदारी बिल्कुल मजबूत मांगती हूँ मैं अपनी। क्योंकि दावेदारी इसलिए मजबूत मांगती हूँ क्योंकि लोगों की आज तक हमने लोगों के काम किए और लोगों की जो वो है कि भाई हमारे को ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, उसमें मैं अपने आप को खरा मानती हूँ। और लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे बीच का ही कैंडिडेट होना चाहिए। हर कार्यकर्ता की जुबान में, अगर आपने देखा होगा, सर्वे किया होगा, हर कार्यकर्ता की जुबान में यह है कि हमारे कार्यकर्ता के बीच में से कैंडिडेट होना चाहिए, जिससे कि हमारी कार्यकर्ता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। कांग्रेस में सबसे बढ़िया लीडर, आपको अच्छा लीडर कौन लगता है, जो आपको लगे कि भाई हाँ ये लीडर, इसके दम पर हम सारे कांग्रेसी एक साथ चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े तो हमारे राहुल गांधी जी सबके लीडर हैं। और राहुल गांधी जी आज देश के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं वो। और अभी आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने की और हमें भी उनके साथ चलने का मौका मिला। हम भी 20 दिन तक राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, उनके विचारों को बिल्कुल पास से जानने का मौका मिला। पहले हम लोग दूर से ही जानते थे, लेकिन जब हम भारत जोड़ो यात्रा में चले तो हमको उनके विचार सारे इस तरह से हमको उनको मिला। तो हमारे को लगता है कि अब कांग्रेस में भी इस तरह की बात मानी जाएगी। भाजपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी अपनी, अभी तक कांग्रेस की लिस्ट का आता पता नहीं। देखिए, कांग्रेस की लिस्ट का आता पता ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की लिस्ट का आता पता नहीं है, मंथन चल रहा। इस बार ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसा गलत टिकट ना दे दिया जाए जिससे जनता में रोष हो या कार्यकर्ताओं में रोष हो। इससे पहले हर चीज़ पे मंथन किया जा रहा है। दो दिन अगर हम लेट दे देंगे लिस्ट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम गलत दे देंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। इसलिए वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पार्टी के आला कमान सब लोग इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे टिकट बांटे, क्या करें। तो वो सबसे चर्चाएं चल रही है, बड़े नेताओं से भी चर्चा चल रही है, कार्यकर्ताओं से भी चर्चा चल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखें जा रही है। तो गुटबाजी को आप किस तरह से देखती हैं? फिर गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है ना इस तरह। देखिए, गुटबाजी, देखिए विचार अलग अलग हो सकते हैं। हम एक संस्था में काम कर रहे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे काम करना, ऐसे नहीं ऐसे काम करना। लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है वह पार्टी के बैनर तले तो सब एक है। और पार्टी, जब हम अभी आपने देखा होगा, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे, ये हमारा ध्येय है सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में पधारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली सक्सेस से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।